टेल्स, यू विन। मतलब आधे टाइम गलत होने पर भी तुम अमीर बन सकते हो। मैं 30 साल से यही काम कर रहा हूँ, सीधी बात ये है। कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं, कुछ नहीं। ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं, बस अगला काम पकड़ो। ब्रैड पिट, एक अवार्ड लेते वक्त। हाइंसबर्ग ग्रून 1936 में नाजी जर्मनी से भागकर अमेरिका आए। वहाँ यूसी बर्कली में लिटरेचर पढ़ा। शुरुआती जिंदगी में कुछ खास चमक नहीं थी, लेकिन 1990 तक वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आर्ट डीलर बन चुके थे। 2000 में उन्होंने अपनी पिकासो, ब्रैक क्ली और मैटिस जैसी पेंटिंग्स का एक कलेक्शन जर्मन सरकार को 100 मिलियन यूरो में बेचा। डील इतनी सस्ती थी कि जर्मनी ने इसे डोनेशन जैसा ही माना। असल वैल्यू थी $1 बिलियन से भी ज्यादा। अब सोचो आप कोई बंदा इतने सारे मास्टरपीस कैसे इकट्ठा कर सकता है। आर्ट तो पूरी तरह सब्जेक्टिव चीज़ है। किसे पता था कि कौन सी पेंटिंग फ्यूचर में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। कुछ लोग कहेंगे स्किल, कुछ कहेंगे लक, लेकिन हराइजन रिसर्च नाम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने तीसरी बात कही, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बड़े इन्वेस्टर्स ने ढेर सारी पेंटिंग्स खरीदी, उनमें से कुछ ही बहुत वैल्यूबल निकली, लेकिन उन्होंने उन्हें लंबे टाइम तक होल्ड किया, जिससे उनका रिटर्न उन टॉप पेंटिंग्स के लेवल पर पहुंच गया। बस इतना ही हुआ। मतलब उन्होंने एक एक पसंद की चीज़ नहीं खरीदी, उन्होंने पोर्टफोलियो में खरीदा। फिर वो बस इंतज़ार करते रहे कि कौन सा पीस हिट होगा। बर्गग्रेन ने जो पेंटिंग्स खरीदी उनमें से शायद 99% का कोई ख़ास वैल्यू नहीं निकला, लेकिन बस 1%, जैसे पिकासो ने सब बदल दिया। तो भले ही वो ज़्यादातर बार गलत थे, लेकिन फिर भी वो भारी भरकम सही निकले। ये सिर्फ आर्ट में नहीं होता, बिजनेस और इन्वेस्टिंग में भी लंबी पूंछ, लॉन्ग टेल्स का बड़ा रोल होता है। मतलब कुछ चुनिंदा इवेंट्स पूरी पिक्चर को डोमिनेट कर देते हैं। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन तो स्टीम बोट विली से हिट हुआ, लेकिन बिजनेस में बहुत पंगा चला। पहला स्टूडियो दिवालिया हुआ, फिल्में बनाना बहुत महंगा पड़ा। 2930 के दशक तक वो 400 से ज़्यादा कार्टून बना चुके थे, ज़्यादातर छोटे, प्यारे और घाटे वाले। फिर आई स्नो वाइट। 1938 में सिर्फ पहले 6 महीने में इसने $8 मिलियन कमाए, जो पहले किसी भी फिल्म से कई गुना ज्यादा था। यहीं से सब बदल गया। कंपनी का सारा कर्ज उतर गया, एम्प्लॉय बोनस पाए, एक नया स्टूडियो बना बुरबैंक में, जो आज भी है, और वॉल्ट डिज्नी को ऑस्कर मिला। वो सिर्फ मशहूर नहीं, सेलिब्रिटी बन गए। बिजनेस के नज़रिए से देखें तो उन 83 मिनटों की फिल्म ने सैकड़ों घंटों की मेहनत को पछाड़ दिया। बात यह है, जो चीज़ बड़ी फेमस या प्रॉफिटेबल दिखती है, वो अक्सर एक टेल इवेंट होती है, यानी हजारों में से एक खास मौका। वेंचर कैपिटल में ये साफ दिखता है। कोई वीसी अगर 50 स्टार्टअप्स में पैसा लगाता है, आधे तो फेल हो जाते हैं, कुछ ठीक ठाक चलते हैं, और एक से दो स्टार्टअप ही सारा प्रॉफिट ले आते हैं। कॉरिलेशन वेंचर्स के डाटा के मुताबिक 2004 से 2014 65% स्टार्टअप्स ने पैसा डुबाया। सिर्फ 2.5% ने 10 गुना से 20 गुना रिटर्न दिया। सिर्फ 1% ने 20 गुना से ज्यादा, और 0.5% यानी 21,000 में से सिर्फ एक 100 कंपनियों ने 50 गुना या उससे ज्यादा दिया। यहीं से असली कमाई हुई। अब कोई कहेगा वीसी तो बहुत रिस्की है, लेकिन पब्लिक स्टॉक्स को देखो। जेपी मॉर्गन के डेटा के हिसाब से रूसल 3000 इंडेक्स के 40% स्टॉक्स ने अपनी वैल्यू का 70% खो दिया और कभी रिकवर नहीं हुए, जबकि सिर्फ 7% कंपनियां ही थीं जिन्होंने पूरे इंडेक्स का रिटर्न दिया। यहां तक कि टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर की आधे से ज्यादा कंपनियां कभी रिकवर ही नहीं हुई। एक कंपनी थी करोल को रैम्बो, टर्मिनेटर 2, बेसिक इंस्टिंक्ट, टोटल रिकॉल जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई। 1987 में कंपनी पब्लिक हुई, बहुत पैसा बनाया। 1991 में $500 मिलियन रेवेन्यू, फिर डूब गई। फ्लॉप फिल्में आई, कर्ज बढ़ा, और 1996 में कंपनी बर्बाद हो गई, स्टॉक जीरो। ये कहानी अनोखी नहीं है, ये आम है। अब ध्यान दो, रसल 3000 इंडेक्स 1980 से अब तक 73 गुना बढ़ चुका है। 40% कंपनियां फेल थीं, लेकिन 7% विनर्स ने सबका घाटा कवर कर दिया।
बस वही हुआ जो बेयर ग्रिल के साथ हुआ। बस इस बार पिकासो की जगह माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट थे। 2018 में सिर्फ अमेजॉन ने S&P 500 के रिटर्न का 6% दिया। और अमेजन की सक्सेस भी दो चीज़ों से आई, प्राइम और AWS, जो खुद ही टेल इवेंट्स थे। एप्पल ने 7% रिटर्न दिया और उसके पीछे सिर्फ आईफोन था। और आईफोन खुद एक अनोखी टेल जैसी इनोवेशन थी। और इन कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनका सिलेक्शन भी एक टेल इवेंट है। गूगल की हायरिंग रेट 0.2%, फेसबुक 0.1%, एप्पल 2%। मतलब जो लोग इन बड़े रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं वो भी खुद रेयर हैं। अब बात करो इन्वेस्टर की खुद की बिहेवियर की। नेपोलियन कहता था, असली जीनियस वो है जो उस वक्त भी नॉर्मल काम कर सके जब सब पागल हो रहे हों। इन्वेस्टिंग में भी यही बात लागू होती है। ज़्यादातर फाइनेंशियल एडवाइस आज और अभी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपके इन्वेस्टिंग करियर में असली फ़र्क उन गिने चुने दिनों में पड़ेगा जब सब पैनिक कर रहे होंगे। 900 से 2019 तक हर महीने $1 निवेश करने वाले 3 लोग सोचो। सु हर महीने लगातार $1 लगाती रही, रिकेशन हो या ना हो। जिम रिकेशन में स्टॉक्स बेच देता, फिर रिसेशन के बाद सब वापस लगाता। टॉम रिसेशन शुरू होने के 6 महीने बाद बेचता और रिसेशन खत्म होने के 6 महीने बाद दोबारा इन्वेस्ट करता। रिजल्ट, सू $435,551, जिम $257,386, टॉम $2,34,476 ने सबको हरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने टेल इवेंट्स में घबराना नहीं सीखा। 2008 से 9 की कुछ महीनों की आपकी एक्टिविटी शायद आपके पूरे लाइफ टाइम के रिटर्न को तय करती है। जैसे पायलट कहते हैं, घंटों बोरियत और कुछ पल पक्का डरावने। इन्वेस्टिंग भी वैसी ही है। कंक्लूजन्स, जो लोग तब भी शांत रहते हैं जब सब डरे होते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं, क्योंकि अंत में टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। मतलब कुछ चुनिंदा चीजें ही असली खेल बदलती हैं। जब तुम ये बात मान लेते हो कि बिजनेस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस की दुनिया में टेल्स, यानी कुछ का गिने चुने बड़े रिजल्ट ही सब कुछ तय करते हैं, तो ये समझ आ जाता है कि बहुत सारी चीज़ों का गलत होना, टूटना, फेल होना और गिरना एकदम नॉर्मल है। अगर तुम एक अच्छे स्टॉक पिकर हो तो भी तुम शायद आधे टाइम ही सही निकलोगे। अगर तुम एक अच्छे बिजनेस लीडर हो तो तुम्हारे आधे आइडियाज़ और प्रोडक्ट ही काम करेंगे। अगर तुम एक अच्छे इन्वेस्टर हो तो ज़्यादातर साल बस ठीक ठाक निकलेंगे, और कई बार तो बिल्कुल ख़राब। अगर तुम एक अच्छा वर्कर हो तो सही कंपनी और सही फील्ड तुम्हें कई बार कोशिश करने के बाद मिलेगी, और ये तो तब है जब तुम अच्छे हो। पीटर लिंच, जो कि टाइम के सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स में से एक माने जाते हैं, ने कहा था, अगर तुम इस बिजनेस में बहुत अच्छे हो तब भी 10 में से सिर्फ 6 बार सही हो पाओगे। कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां हर बार परफेक्ट होना ज़रूरी है, जैसे प्लेन उड़ाना। तो कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां लगभग हर बार ठीक होना ज़रूरी है, जैसे कोई रेस्टोरेंट का शेफ़। लेकिन इन्वेस्टिंग, बिजनेस और फाइनेंस वैसी फील्ड्स नहीं हैं। मैंने इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स से एक चीज़ सीखी है, कोई भी इंसान हर बार अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। सबसे इम्प्रेसिव लोग भी भयंकर बेवकूफ़ी भरे आइडियाज़ लेकर आते हैं और उन्हें ट्राई भी करते हैं। जैसे अमेज़न को ही देख लो। सामान्य तौर पर जब कोई बड़ी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और वो फेल हो जाता है, तो हमें लगता है कि CEO को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जब अमेज़न का फायर फ़ोन बुरी तरह फ्लॉप हुआ तो CEO जेफ बेजोस ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि फायर फ़ोन बहुत बड़ा फेलियर था तो जान लो हम अभी इससे भी बड़े फेलियर बना रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। कुछ तो ऐसे होंगे कि फायर फ़ोन एक मामूली सी बात लगेगा। अमेज़न के लिए फायर फ़ोन पर बहुत पैसा गंवाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि दूसरी तरफ अमेज़न वेब सर्विसेज से उन्होंने अरबों डॉलर कमाए। यानी एक टेल्स ने बाकी सबको कवर कर लिया। नेटफ्लिक्स के CEO रीड हेस्टिंग्स ने भी एक बार कई बड़े प्रोजेक्ट्स कैंसिल किए और कहा, हमारा हिट रेट अभी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हम रिस्क नहीं ले रहे। हमें और पागलपन भरी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए ताकि हमारी कैंसिल रेट और बढ़े। ये कोई गैर जिम्मेदारी नहीं है, ये समझदारी है। ये मानना कि बड़ी सफलता सिर्फ कुछ खास चीज़ों से आती है, बाकी सब तो एक्सपेरिमेंट होता है।
जैसे अमेज़न प्राइम और ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक जैसे प्रोजेक्ट्स के पीछे कई बेकार कोशिशें भी थीं। हमें ये बात इसीलिए अजीब लगती है क्योंकि ज़्यादातर फ़ील्ड्स में हमें सिर्फ़ फाइनल प्रोडक्ट दिखता है, उसके पीछे के फेलियर और नुकसान नहीं। क्रिस रॉक को टीवी पर देखो एकदम हिला देने वाला कॉमेडियन लगता है, लेकिन असल में वो हर साल दर्जनों छोटे क्लब्स में परफ़ॉर्म करता है, जहाँ वो नए जोक्स टेस्ट करता है। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, "क्या तुम्हें छोटे क्लब्स की याद आती है?" उसने कहा, "मैं सीधे बड़े स्टेडियम्स में नहीं जाता। हर बार पहले छोटे-छोटे क्लब्स में 40 से 50 शो करता हूँ, ताकि नया मटेरियल बना सकूँ।" एक अखबार ने इन शो का प्रोफाइल किया, देखा कि वो नोट्स पलट रहा है, जोक्स पर अटक रहा है और बीच शो में कहता है, "मुझे कुछ जोक्स हटाने पड़ेंगे।" नेटफ्लिक्स पर जो मज़ेदार जोक्स दिखते हैं, वो उन्हीं सैकड़ों जोक्स में से निकले कुछ टेल्स हैं, जो काम कर गए। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है। वरेन बफेट की नेटवर्थ और टॉप इन्वेस्टमेंट सबको पता है, लेकिन उसके पूरे करियर में उसने कितने स्टॉक्स लिए, कितने बुरे थे, कितनी गड़बड़ डील्स हुई, वो कोई नहीं जानता। 2013 के बर्कशायर मीटिंग में बफेट ने कहा, मैंने जिंदगी में 400 से 500 स्टॉक्स खरीदे होंगे, लेकिन ज्यादातर पैसा सिर्फ 10 स्टॉक्स से बना है। चार्ली बोले, अगर बर्कशायर के कुछ टॉप इन्वेस्टमेंट्स हटा दो तो हमारा रिकॉर्ड बहुत एवरेज ही लगेगा। मतलब जब हम किसी रोल मॉडल की सक्सेस देखते हैं तो भूल जाते हैं कि ये सक्सेस सिर्फ कुछ चुनिंदा फैसलों से आई है। इससे हमारी खुद की हार या गलतियां लगती हैं, जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं जबकि शायद हम भी उतने ही सही गलत हो रहे हैं जितना कोई बड़ा मास्टर। जॉर्ज ने कहा था, ये ज़रूरी नहीं कि तुम कितनी बार सही या गलत हो, ज़रूरी ये है कि सही होने पर तुम कितना कमाते हो और गलत होने पर कितना गंवाते हो। तुम आधे टाइम गलत होके भी अमीर बन सकते हो। हमारी गैलेक्सी में 100 अरब ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ एक पर जिंदगी है, जैसा कि हम जानते हैं। तुम ये किताब पढ़ पा रहे हो, ये भी एक जबरदस्त टेल इवेंट का रिजल्ट है, और यही बात सोचकर खुश होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैसा तुम्हें और ज्यादा खुश कैसे कर सकता है।